आ सकते हैं कोरोना के 25,000 नए केस। सत्येंद्र जैन ने बताया कि किस वजह से हुई लोगों की मौत। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी समेत भाजपा के 8 बागी विधायक सपा में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और उन्होंने सदस्यता भी समाजवादी पार्टी की ग्रहण कर ली है। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी, भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, ब्रजेश कुमार प्रजापति, चौधरी अमरजीत सिंह शामिल हैं। इसके साथ ही अली यूसुफ अली, पूर्व मंत्री रामहेत भारती समेत कई नेता सपा में शामिल हो गए हैं और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों का ऐलान भी होना शुरू हो गया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। इन सबके साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। पंजाब के गुरदासपुर में आरडीएक्स मिलने के बाद अब अमृतसर के सीमांत गांव धनोए कुआं में भी बड़ी मात्रा में आरडीएक्स मिला है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की सुबह बरामद हुआ यह विस्फोटक पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान पंजाब को दहलाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। यह आरडीएक्स गांव की मुख्य सड़क के पास ही खेत में छुपा कर रखा गया था। विस्फोटक की बरामदगी के बाद स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने पूरे गाँव में सर्च अभियान भी शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी मिलते ही एसएसपी राकेश कौशल सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और भारत पाक सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित यह गांव आसपास का पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हथियार मिलने के बाद मौके पर एंटी बम स्क्वाड को बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है। पंजाब में चुनाव से ठीक पहले आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिसमें आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होने करने के बाद पंजाब पुलिस ने राज्य के कई स्थानों से 3 दिन में 2.5 किलो आरडीएक्स बरामद किया है। साथ ही एक डेटोनेटर, कोडेक्स तार, 5 फ्यूज, AK-47 राइफल और 12 कारतूस भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। इसमें कई पाबंदियां लगाई गई हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए 15 जनवरी से 31 जनवरी तक कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद कर रहेंगे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला, विकासखंड, वार्ड और ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों के साथ उन्होंने चर्चा भी की है। उन्होंने कहा कि सभी प्रकार के मेले, चाहे वाणिज्यिक हो या धार्मिक मेले, पर प्रतिबंध रहेगा। कोई जुलूस या रैली, राजनीतिक या सामाजिक सभा भी जो है पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। हॉल के अंदर होने वाले कार्यक्रम में हॉल की क्षमता की 50% से उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। समस्त राजनीतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, मनोरंजन आदि कार्यक्रम अगर खुले में आयोजित किए जाते हैं तो अधिकतम संख्या 250 रहेगी। बड़ी रैली, बड़ी सभा, बड़े आयोजन अभी से प्रतिबंधित रहेंगे। सभी प्रकार के खेल गतिविधियां बिना दर्शकों के की जा सकेंगी। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। संसदीय मामलों की केंद्रीय समिति ने संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण 14 मार्च से 8 अप्रैल तक बुलाने की सिफारिश की है। सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों के सदस्यों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के संबोधन से उनकी जो है शुरुआत की जाएगी। सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। सूत्रों ने संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के हवाले से यह खबर दी है कि 12 फरवरी से 1 माह की छुट्टी रहेगी और दूसरा चरण 14 मार्च से शुरू होगा, जो 8 अप्रैल तक चलेगा। इसी बीच यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव होंगे और नतीजे आएंगे। दूसरे चरण में इसका असर दिखाई देगा। संसद भवन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि तीसरी लहर के दौरान पिछले 1 महीने में संसद भवन के 718 कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर पिछले 2 सप्ताहों के दौरान संक्रमित हुए हैं। 9 जनवरी तक करीब 400 कर्मी कोरोना संक्रमित थे, लेकिन बुधवार को यह आंकड़ा 700 पार कर गया। पिछले 3 दिनों में ही करीब 43% की वृद्धि इन आंकड़ों में हुई है। दिल्ली में कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच शुक्रवार को थोड़ी राहत मिल सकती है। आजकल के मुकाबले कम केस आने की भी संभावना है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज कोरोना के 25,000 से कम मामले सामने आ सकते हैं। गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में 28,867 लोग संक्रमित पाए गए थे। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली ने कल कोरोना के 28,867 मामले सामने आए थे। आज राष्ट्रीय राजधानी में 25,000 से कम
मामले दर्ज होने की भी उम्मीद है। हाल के दिनों में जिन लोगों की मौत भी हुई है उनमें से 75% मरीजों को कोवैक्सीन नहीं लगी थी। दिल्ली में अब भी 13,000 से अधिक बेड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि कल ऑल टाइम हाई केस सामने आए थे। पॉजिटिविटी रेट भी करीब 30% के आसपास बनी हुई थी। अब जब ऑल टाइम हाई केस आ चुके हैं तो ये मान के चल रहे हैं कि अब मामले कम आने चाहिए। सत्येंद्र जैन ने कहा था कि अस्पताल में पिछले 5 दिनों में एडमिशन बढ़ने की रफ्तार भी रुक गई है। अब उतने एडमिशन हो रहे हैं जितने 5 दिन पहले हो रहे थे। 15,000 मामलों पर भी उतने ही थे और 28,000 मामलों पर भी उतने ही एडमिशन है। ये एक पॉजिटिव संकेत है। अस्पतालों में भर्ती कम हो रहे हैं तो ग्राफ भी अब कम होगा। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अमृतसर से भारी मात्रा में मिला आरडीएक्स, एक दिन पहले गुरदासपुर से हुआ था बरामद। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 1 फरवरी को सीतारमण पेश करेंगी। आम बजट जल्दी ही पेश किया जाएगा। दिल्ली में आज आ सकते हैं कोरोना के 25,000 नए केस। सत्येंद्र जैन ने बताया कि किस वजह से हुई लोगों की मौत। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। प्रदेश में पिछड़े वर्ग में पैठ रखने वाले मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी सहित अन्य दिग्गजों के भाजपा छोड़कर जाने से पार्टी को झटका लगा है। पिछड़े वर्ग के नेताओं के पार्टी छोड़ने से भाजपा की मौजूदा विधायकों की परेशानी भी बढ़ गई है। विधायक मान रहे हैं कि जो नेता पार्टी छोड़कर गए हैं उनका असर प्रदेश के उन विधानसभा क्षेत्रों में भी पड़ेगा जहां उनकी जाति समाज के लोग निर्णायक भूमिका में है। पडरौना से विधायक व प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य, मऊ के मधुबन से विधायक व मंत्री दारा सिंह चौहान, सहारनपुर के नकुल से विधायक व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी धर्म सिंह सैनी, बांदा के तिंदवारी से भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति, कानपुर देहात के बिल्हौर से भगवती प्रसाद सागर, शाहजहांपुर के तिलहर से रोशन लाल वर्मा, औरैया के बिधुना से विधायक जो है विनय शाह, के लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी, शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा भाजपा छोड़ चुके हैं। मेरठ की मीरापुर से सीट से भाजपा विधायक अवतार सिंह भड़ाना भी भाजपा छोड़कर रालोद में शामिल हो गए। भाजपा छोड़कर सपा में शामिल होने वाले विधायकों में सीतापुर सदर से राकेश राठौर, खलीलाबाद से जय चौबे, नानपारा से माधुरी वर्मा और बुलंदशहर के के शर्मा के नाम भी शामिल है। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने गलत आरोप लगाए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर एक पार्टी के लिए नियमों में बदलाव करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप लगाए थे। आम आदमी पार्टी का कहना था कि चुनाव आयोग ने अपने नियमों में बदलाव कर एक नए राजनीतिक दल का पंजीकरण करने जा रहा है। निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि यह कहना तथ्यात्मक रूप से गलत होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशा निर्देशों में सार्वजनिक नोटिस की अवधि को पहले कभी 4 सप्ताह से घटाकर 1 सप्ताह नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के बदलाव पहले भी किए जा चुके हैं। अधिकारी ने कहा कि ऐसा पहले भी कई चुनाव से पूर्व किया गया है। ऐसा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी किया गया था और 15 मार्च 2019 को जारी प्रेस नोट के जरिए इसकी घोषणा भी की गई थी। 2020 में बिहार चुनाव से पहले भी ऐसा किया गया था। प्रवक्ता राघव चड्ढा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने पंजाब में आपको विधानसभा चुनाव में जीतने और सरकार बनाने से रोकने के लिए यह हथकंडा अपनाया है। आम आदमी पार्टी का आरोप था कि चुनाव आयोग ने रजिस्ट्रेशन की सीमा को 4 हफ्ते से घटाकर 1 हफ्ता कर दिया है। राजस्थान के अलवर में नाबालिग से गैंग रेप के आरोपी 3 दिन बाद भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं। इस घटना को लेकर बीजेपी सूबे की अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर है। आज केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस घटना को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि कांग्रेस का उत्तर
प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का झूठा नारा है, इसलिए चुनावी क्षेत्र का ड्रामा है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस का राज है और लड़कियों महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का झूठा नारा इनके चुनावी क्षेत्र का ड्रामा है। गहलोत ने कहा कि अलवर की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हर स्तर पर लड़ने को हम तैयार हैं। हम वोट के लिए संवेदनाओं से नहीं खेलते, हम वोट के लिए सिर्फ नारे नहीं बनाते। लोगों को बारिश और बर्फबारी से निजात जल्द ही मिल सकती है, लेकिन अगले कुछ दिन कोहरा और पाला पड़ने की संभावना भी है। वहीं राजधानी देहरादून में शुक्रवार को चटक धूप खिली रही। हल्द्वानी में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। मसूरी में भी धूप खिलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। इसी प्रकार शुक्रवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ बना हुआ है। वहीं राजधानी देहरादून के अलावा हरिद्वार, उधम सिंह नगर जैसे मैदानी जिलों में पिछले 2 दिनों से जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाला पड़ने से जनजीवन प्रभावित हो गया है और गुरुवार की सुबह राजधानी दून व आसपास के इलाकों में जबरदस्त कोहरा देखने को भी मिला है। दोपहर बाद स्थिति सामान्य हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। राज्य के पर्वतीय इलाकों में पाला पड़ने की पूरी संभावना है। राजधानी दून व आसपास के इलाकों में आसमान साफ रहेगा, आंशिक बादल छाए रहेंगे, कोहरा पड़ने की भी संभावना है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में शुक्रवार सुबह एक लावारिस बैग मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस बम निरोधी दस्ता और दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। जानकारी के अनुसार पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में एक लावारिस बैग मिलने से हड़कंप मच गया है। सबसे पहली सूचना पुलिस को ही दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बैग के आसपास के एरिया को खाली करा दिया गया। बैग की कॉल सुबह 10:30 बजे की गई थी। मामले की जांच चल रही है और वहीं बम स्क्वाड ने जो बम आरडीएक्स के भरा हुआ बैग भी मिला था उसको निष्क्रिय कर दिया है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अमृतसर से भारी मात्रा में मिला आरडीएक्स, एक दिन पहले गुरदासपुर से हुआ था बरामद। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 1 फरवरी को सीतारमण पेश करेंगी। आम बजट 5 जल्दी ही पेश किया जाएगा। दिल्ली में आज आ सकते हैं कोरोना के 25,000 नए केस। सत्येंद्र जैन ने बताया कि किस वजह से हुई लोगों की मौत। पता है कल ऑफिस जाते हुए क्या हुआ? किसी ने मुझ पे पॉपकॉर्न फेंका। देखा तो 2-3 लड़के बाइक पे बैठे थे। फिर मेरा पीछा करने लगे और छेड़ने लगे ये कह के कि अरे मैडम, आपके बॉल में मेरा पॉपकॉर्न अटक गया है, जरा वापस कर दो ना। क्या करे, कितनों को समझाए। share your story with your son. Don't let what happened to you happen to another woman. ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। दक्षिणी चीनी सागर में अपनी दादागिरी दिखा रहे चीन को बड़ा झटका लगा है। चीन के आक्रामक रवैये को झेल रहे फिलीपींस ने भारत के साथ दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की खरीद को मंजूरी दे दी है। उन्होंने एक एजेंसी के मुताबिक फिलीपींस के राष्ट्रीय रक्षा विभाग द्वारा ब्रह्मोस के अधिकारियों को इसकी सूचना भी भेज दी गई है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पहला विदेशी ऑर्डर है। यह सौदा 374.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है। इस सौदे में सबसे अहम बात यह है कि अमेरिकी सहयोग देश फिलीपींस ने चीन के खिलाफ अपनी सैन्य तैयारी के लिए भारत रूस द्वारा मिलकर बनाई गई ब्रह्मोस मिसाइल पर भरोसा जताया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना तेज गति से यानी कि 4,321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मार करने में सक्षम है। फिलीपींस को आंखें दिखा रहे चीन को इस सौदे से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दक्षिण
चीन सागर में चीन के साथ फिलीपींस का अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस अपने तटीय इलाकों में तैनात कर सकता है। सूत्रों का कहना है कि DRDO अनुसंधान एवं विकास और ब्रह्मोस एयरोस्पेस इस मिसाइल का मित्र देशों को निर्यात करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। DRDO ने हाल ही में अमेरिका के साथ मेड इन इंडिया रडार का सौदा भी किया है। भारत को अन्य मित्र देशों से ही मिसाइल प्रणाली के ऑर्डर जल्द मिलने की उम्मीद भी है, क्योंकि कुछ और देशों के साथ भी इसे लेकर सौदेबाजी अपने अंतिम दौर में है। इस मिसाइल की क्षमताओं में वृद्धि हुई है और कई आधुनिक विशेषताओं से लैस भी किया गया है। चीन का एक और पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत से यह मिसाइल सिस्टम खरीद सकता है। मुख्यमंत्रियों के साथ कोविड-19 की समीक्षा बैठक के दौरान पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सुरक्षा चूक मामले में खेद जताया है। उन्होंने मोदी के लंबे जीवन की शुभकामनाएं भी प्रकट की हैं। चन्नी ने कहा है कि हम आपका सम्मान करते हैं, आप पंजाब आए, उस यात्रा के दौरान जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। मैं केवल आपके लिए एक दोहा सुनाना चाहता हूँ, तुम सलामत रहो कयामत तक, और खुदा करे कि कयामत न हो। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक का जिक्र नहीं किया। उन्होंने फिरोजपुर के पास विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क जाम किए जाने की बात भी नहीं की है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए पंजाब में थे और बठिंडा पहुंचे, जहां से वह हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाने वाले थे। बारिश और खराब विजिबिलिटी के कारण प्रधानमंत्री ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया था। जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाएंगे, जिसमें 2 घंटे से अधिक समय लगता है। हुसैनीवाला स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर जब प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर पहुंचा तो ये पाया गया कि कुछ प्रदर्शनकारी ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक बड़ी चूक थी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें 125 सीटों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल है। कांग्रेस ने इस चुनाव में अपना 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है। पहली सूची में कांग्रेस ने अपने इस वादे को निभाया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस सूची के जरिए जाति और धर्म वर्ग को भी साधने की कोशिश की है। सूची में अधिक टिकट मुस्लिम, ब्राह्मण, ठाकुर और जाटों को दिए गए हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा 20 नाम मुस्लिम प्रत्याशियों के हैं। इनमें 11 सामान्य तो 8 ओबीसी वर्ग से हैं। पहली लिस्ट में मुस्लिम के बाद सबसे अधिक 18 टिकट ब्राह्मणों को मिले हैं। जाटों समाज को 15 और ठाकुरों को 14 टिकट दिए गए हैं। जाति वर्ग से अलग अलग देखें तो कुल 125 प्रत्याशियों में 35 प्रत्याशी पिछड़ा वर्ग, 57 जनरल, 37 एसएससी और 1 एसटी समुदाय से। ओबीसी को 35 टिकट दिए गए हैं। उनमें से 8 मुस्लिम, 5 कुर्मी, 5 यादव, 3 गुर्जर, 3 निषाद, 2 जाटव, 2 जायसवाल और 1 बघेल, गिरी, काडू, कश्यप, लोधीपाल, शाक्य भी शामिल है। इसी तरह सामान्य वर्ग के 57 प्रत्याशियों में 18 ब्राह्मण, 14 राजपूत, 11 मुस्लिम, 6 बनिया, 2 खत्री, 2 सिख, 1 भूमिहार, क्रिश्चियन, कायस्थ व पंजाबी हैं। एससी वर्ग के 32 प्रत्याशियों में 15 जाटव, 10 पासी, 4 धोबी, 2 बाल्मीक और 1 कोरी, जबकि एसटी वर्ग में 1 टिकट गौड़ समाज के प्रत्याशी को दिया गया है। राजधानी स्थित जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के परिसर में कोरोना केयर केंद्र स्थापित करने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। केंद्र स्थापित करने में निष्क्रियता और सुस्ती के लिए हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कहा है कि भले ही इसके लिए जगह निर्धारित कर दी गई है, लेकिन केंद्र अभी तक चालू नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की जो कार्यप्रणाली है उसकी सुस्ती को दिखाता है, जिसके कारण केंद्र आज तक चालू नहीं हो सका है। कोर्ट ने कहा कि इस अदालत की ओर से बार-बार आदेश जो है पारित किए जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि जेएनयू परिसर में एक कोरोना केंद्र स्थापित करने के लिए निर्देशों का पालन नहीं किया गया है। और सरकार की ओर से ऐसा तब हो रहा है जब जेएनयू प्रशासन ने केंद्र स्थापित करने के लिए साबरमती छात्रावास में एक जगह भी निर्धारित कर दी थी। वहीं दिल्ली में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 28,867 नए केस सामने आए हैं। वहीं एक दिन में 31 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बृहस्पतिवार को कहा कि शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पताल
अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की दर भी स्थिर है, लेकिन मामलों और संक्रमण दर में वृद्धि देखी गई है। मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महीने के पहले 12 दिनों में 133 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि बुधवार को कोरोना के 27,561 नए मामले सामने आए, जबकि संक्रमण के 40 लोगों की मौत भी हुई थी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शहर में संक्रमण दर 26.22% दर्ज की गई है। राजौरी जिले में एलओसी पर वीरवार को 2 जवानों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मंजाकोट के हजनवली इलाके में पंजाब रेजिमेंट के 2 जवानों के शरीर पर गोलियों के निशान हैं। बताते हैं कि दोनों जवानों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और आपसी गोलीबारी में दोनों मारे गए हैं। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। किसी भी अधिकारी की ओर से घटना के कारणों पर प्रकाश नहीं डाला गया है। आपको बता दें कि इससे पहले पुंछ के कृष्णा घाटी सेक्टर में भी एक जवान का शव लगभग 1 सप्ताह पहले रहस्यमय स्थितियों में मिला था। इसके शरीर पर भी गोलियों के निशान थे। दिसंबर 2021 में कुपवाड़ा सैन्य कैंप के अंदर हवलदार ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। उसकी पहचान शिंदे संदीप अर्जुन के तौर पर हुई है। वह दिग्याली चौकी बल में तैनात था। घटना सुबह 4:30 बजे हुई, जब शिंदे ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मार ली थी। उन्हें अन्य जवान श्रीनगर के सैन्य अस्पताल ले गए, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।